नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसके कारण करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनका हक हुकूक वापस मिला है। शाहबानो प्रकरण के बाद तलाकशुदा महिलाओं को उनके पुराने शौहर से गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं। हैदराबाद के मुस्लिम परिवार का मामला था। मार्च 2019 में एक मुस्लिम महिला ने हैदराबाद की एक पारिवारिक अदालत में याचिका दी कि उसका पति अब्दुल समद ने उसे 3 तलाक दे दिया है। पीड़ित मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 50,000 रुपए मासिक भरण पोषण की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने जून 2023 में 20,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण देने का निर्देश दिया। अब्दुल समद ने पारिवारिक अदालत के आदेश को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि उसने साल 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार तलाक लिया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को इद्दत अवधि के दौरान भरण पोषण के रूप में पहले ही 15,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने भरण पोषण की राशि को संशोधित करके 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय को 6 महीने के भीतर इस मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के फैसले से अब्दुल समद असंतुष्ट रहा। समद ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता अब्दुल समद के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बताया कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लाभ लेने का दावा नहीं कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण पोषण के लिए पुराने शौहर को गुजारा भत्ता देना ही होगा। इस तरह के फैसले पर तलाकशुदा महिला शाहबानों को गुजारा भत्ता देने का पहले भी आदेश हुआ था, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लाया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ता देने के फैसले को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 10 जुलाई 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा दायर कर सकती है। इसको लेकर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मुस्लिम महिला के अधिकार को बरकरार रखा। इसे लेकर पीठ ने अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाए। दरअसल एक मुस्लिम व्यक्ति ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपए अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले के जरिए एक नई लकीर खींच दी है। जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी भारतीय महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। पीठ ने कहा कि यदि धारा 125 के तहत आवेदन लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला तलाक ले लेती है तो वह मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम सीआरपीसी की धारा 125 के तहत किए गए उपायों के अतिरिक्त उपाय भी प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालांकि मुस्लिम महिला का
अधिनियम 1986 द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया गया था और 2001 में कानून की वैधता बरकरार रखी गई। इस अधिनियम के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है वह अपनी पत्नी, बच्चों जिसमें वैध और अवैध दोनों शामिल हैं और पिता या माता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार पत्नी में वह महिला शामिल है जिसका अपने पति से तलाक हो चुका है और उसने दोबारा निकाह या विवाह नहीं किया है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए नाजिया इलाही खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नासिर अजीज है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया जी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। मुस्लिम महिलाओं के हक हुकूक के लिए इसको कितना बड़ा फैसला मानती हैं? 2014 से 2017 तक मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका में सबसे यंगेस्ट काउंसिल के हिसाब से 3 तलाक बैन करने के लिए अपने पिटीशन को शाहबानो जी के पिटीशन में टैग हुआ था। मैं मानती हूं कि 3 तलाक के बैन के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला और 2 डेकेड के इंतजार के बाद सबसे खूबसूरत फैसला मुस्लिम बेटियों के पक्ष में आया है। मैं बधाई देना चाहती हूं इस मातृभूमि की, इस राष्ट्र की सभी मुसलमान संवैधानिक बेटियों को जिन्होंने सर्वोच्च न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखा और 2 डेकेड तक अपनी लड़ाई को लड़ करके अपने अधिकार को मांगा है और पूरी इज्जत के साथ मांगा है। अब बात यहाँ पर आती है सर कि हमेशा भारत के कोर्ट को शरिया लॉ ने कंफ्यूज किया है। वो शरिया कानून जो कॉडिफाइड भी नहीं है, वो शरिया कानून जो हमेशा मुसलमान बेटियों और महिलाओं के लिए ही जाकर के विरोध में ही खड़ा हो जाता है। लेकिन जब नासिर खान बलात्कार करता है तब कभी नहीं कहता है पर्सनल लॉ बोर्ड कि हम इसको शरिया कानून के हिसाब से देखेंगे। जब आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करता है तब ये पर्सनल लॉ बोर्ड और शरिया के मानने वाले या अवैसी साहब कभी नहीं जाकर कहते हैं कि भैया हम तो शरिया के हिसाब से ही इसको पनिशमेंट देंगे। लेकिन जब हिजाब की बात आएगी, जैसे ही गुजारा भत्ता की बात आएगी, जैसे ही 3 तलाक बैन करने की बात आएगी, जैसे ही पॉलीगेमी बैन करने की बात आएगी, जैसे ही यात्री सफर की निकाह मसियार बैन करने की बात आएगी, जैसे ही हलाला बैन करने की बात आएगी, शरिया वाले कूद कूद करके लुंगी डांस करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, नाजिया जी बेहद सही तरीके से अपनी बात रख चुकी हैं। नासिर जी, आखिर ये लड़ाई क्यों चल रही है? अपने बेटियों की, अपने बहनों के हक की लड़ाई में क्या हम लोग इतने पीछे हो गए हैं कि ईरान हमसे आगे निकल गया है, जबकि वो मुस्लिम देश है? वहां सुधार की बात हो सकती है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रही? वो भी अपनी बहन और बेटियों को इंसाफ देने के लिए, उनका हक हुकूक देने के लिए। नासिर अजीज जी, मुस्लिम स्कॉलर। देखिए साहब, मैं स्कॉलर तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ और एक मुसलमान हूँ। इस हैसियत से आज मैं इस जो फैसला जिसके ऊपर आप आज बहस कर रहे हैं उस पर कुछ रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे पहले एक राइडर देना बहुत जरूरी समझता हूँ, और वो ये कि मुझसे पहले जो साहिबा यहाँ जो कुछ भी कह रही थी, उन्होंने इस केस को छोड़ के बाकी जो कुछ कहा है, मेरे हिसाब से वो बहुत पॉलिटिकल नजरिया है। मैं किसी भी पॉलिटिकल नजरिए के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। What I am trying to say is, नासिर जी, अब आपको मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए रुकना पड़ेगा कि नाजिया जो बात कह रही हैं वो केवल इसलिए मुमकिन है कि इसी पॉलिटिकल सिस्टम ने उनको ये अधिकार दिया है। अगर आप लोगों ने अधिकार दे दिया होता तो नाजिया कभी भी इस तरह की बातें नहीं करती। अब नासिर जी, आप अपनी बात रखिए। एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो कुछ यहाँ कह रहा हूँ वो मैटर ऑफ फैक्ट कह रहा हूँ। मैं इस केस की मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं खुद इस केस को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो दूसरी बातें की गई हैं, मैं उससे अपने आप को अलहदा करता हूँ, क्योंकि वो वाकई बहुत पॉलिटिकल है। तो जैसे इन्होंने शरीयत के बारे में या मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जो कुछ कहा है, मेरा नजरिया उसके खिलाफ है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को सही मानता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ, प्लीज पहले मैं बोल लूँ, उसके बाद नासिर जी
आप अपनी बात रखिए, लेकिन नाजिया जी आपसे रिक्वेस्ट है कि नासिर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, और अगर जो सवाल पूछना होगा मैं नासिर जी से पूछ लूंगा। आपकी सवाल जेन्युइन है। नासिर साहब कह रहे हैं कि जायज है, तो नाजिया जी भी वही बात कह रही थी कि आप उसको फिर 100% लागू करिए, 10-20% मत लागू करिए। महिलाओं पे तो लागू कर देते हैं, पुरुषों को बचा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये केस 125 सीआरपीसी में हुआ है, जी, विच वॉज द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब दूसरा बीएनएसएस आ गया है, लेकिन उसमें भी जो सेक्शन 144 है, जो जिसने रिप्लेस किया है 125 को, वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है। उसमें कोई बहुत फर्क नजर नहीं आता है। उसमें वो लॉ है, हमारे हिंदुस्तान का लॉ है, सेक्युलर लॉ है। और नेचुरली मैं चूंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी तक 125 सीआरपीसी में वो दिया जा रहा था। प्रॉब्लम हुआ था, ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक जजमेंट आ चुकी है 1985 में, शाहबानो का जजमेंट, उसके बाद जो आया था उसके बाद ही फिर दूसरा कानून आया था, और उसमें ये कहा गया था कि हर मुसलमान औरत को जिसको तलाक होती है उसको राइट है कि उसे मेंटेनेंस दिया जाए। लेकिन पॉलिटिकल रीजन से उस वक्त बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, पॉलिटिकल स्टर हुआ, उसको दबाने के, खत्म करने के लिए एक कानून ला दिया गया, और उस कानून में कहा गया कि हाँ दिया तो जाएगा लेकिन इद्दत के पीरियड तक दिया जाएगा। इस कानून के बाद फिर एक और दानियल लतीफी का एक केस है, बहुत मशहूर है, जिसमें इसको डाइल्यूट किया गया और ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तलाक इद्दत तक नहीं बल्कि बाद तक दिया जाएगा। बिकॉज उसमें जो कुछ कहा जा रहा था, उसमें एक आयत है कुरान की जिसमें ये कहा गया है कि रीजनेबल प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर डिवोर्स्ड वीमेन, अ ड्यूटी ऑन दोज माइंडफुल ऑफ अल्लाह। तो जो तलाकशुदा औरतें हैं उनके लिए कुरान में भी ये कहा गया है कि उनके लिए रियायत का मामला किया जाए, उनके मेंटेनेंस की तरफ देखा जाए। जी, प्रॉब्लम वहां पैदा होती है, प्रॉब्लम वहां पैदा हुई कि जहां कुछ उलमा ने और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि असल में वंस डिवोर्स इज देयर, हस्बैंड की इद्दत के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर उस औरत की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, जो लोग उसको इनहेरिट करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मेंटेनेंस उसका करें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अब नासिर जी, आपकी राय में मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या पूरी तरीके से शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं मुस्लिमों पे या नहीं? अगर एक केवल महिलाओं के लिए लागू करवाना चाह रहे हैं तो इसमें ऐतराज है। ये सवाल ही प्रसून जी अपने आप में बड़ा अजीब है कि मैं लागू कराना चाहता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, आपके मानने न मानने का कोई, सुन लीजिए मेरी बात नासिर जी, आपने शुरुआत आपने की, कहा मैं मानता हूं, तो मेरा भी ये सवाल जायज है कि अगर आप मानते हैं तो क्या चाहते हैं? अरे दिल की बात बोलिए ना, सब खुल के। अरे मैं दिल की बात क्या, मैं तो जो सामने मेरे है वो बोल रहा हूं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। जिस औरत को तलाक हुई है उसको उसका हक मिलना चाहिए। यही बात सभी लोग कह रहे हैं। देखिए, लेकिन इसमें आपने जितनी बातें रखी है, नाजिया जी कुछ कहना चाह रही। नाजिया जी, हाँ कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 1986 में राजीव गांधी जी ने जो मुसलमान बेटियों के साथ जो विश्वासघात किया, वो मुसलमान बेटियां कभी भूलेंगी नहीं। और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1986 वाला है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसमें क्या था कि सिर्फ इद्दत तक 4 महीना 10 दिन का जो इद्दत होता है, क्योंकि मैं विधवा हूँ तो मैं खुद इद्दत पे बैठ चुकी हूँ, मैंने खुद इद्दत किया हुआ है विधवा होने की वजह से। तो 4 महीना 10 दिन 100 रुपए इद्दत पे मिला था मुझे। उसके बाद फिर ये कानून ये बताता है कि इद्दत तक उसको पैसा मिलेगा, और अगर बच्चा है गोद में या 4-5 बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, उसको सिर्फ 2 साल तक पैसा मिलेगा। अभी वकील साहब ने कहा कि रियायत की जाएगी। हमें रियायत नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें दया दृष्टि नहीं चाहिए, हमें ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, हमें अपना लीगल राइट चाहिए। नासिर साहब, आपसे केवल एक छोटा सा सवाल है कि जो हक और हुकूक पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का है, उससे मुस्लिम महिलाओं को कैसे वंचित कर सकते हैं हम लोग? आप वकील हैं, ठीक है, मैं जो बात कह रहा हूँ शायद उसे मैं समझ लिया आपकी बात, लेकिन आपने उसके साथ एक राइडर भी लगा दिया कि मैं पसंद करता हूँ शरिया कानून को।
आपने ये भी लगा दिया कि शरिया कानून को पसंद करता हूं निजी तौर पे। अब इसके बिल्कुल बाद करता यही हूं, सवाल है, यकीनन करता हूं, और मैं मुसलमान हूं इसलिए शरिया कानून का पाबंद हूं। अरे भाई ईरान में भी मुसलमान है, हिजाब को हटाया जा रहा है। समाज के दायरे को भी तो आप देखेंगे, समाज में क्या बदलाव आ रहा है। बात सुनिए, इसमें कुछ चीजें हैं, इसको अभी आप हिजाब को और तलाक को, इन सब चीजों को मैं तो लाएंगे। केवल हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करता हूं। जब आप इस्लाम ले जाते हैं तो हिंदुस्तान आप अपने की आप को सऊदी महिलाएं- अरब से गवर्न होने लगते हैं। देखिए, सवाल ये है कि महिलाओं हिंदुस्तान की- का महिलाओं कानून मानने की- में क्या दिक्कत है, और अगर नहीं मानना है तो नाजिया जी कह रही हैं कि फिर पूरा 100% मानिए, महिलाओं के ऊपर ही क्यों लागू हो पूरे कानून, देखिए, आदमी पे बाकी क्यों नहीं लागू हो चीजों के रहा है। बारे में ये आज का जो डिस्कशन है, ये मुझे बताया गया कि 125 सीआरपीसी पे जो जजमेंट सीआरपीसी सुप्रीम पे कोर्ट ही की है, आई है, जी। उस पे बात होगी। अब आप उसी पे इसको बात हो रही बड़ा है। कर रहे हैं, तो नहीं, मैं समझता हूं आप कि मेरी बात बात सुनिए। यहाँ पे इस बात की होनी चाहिए कि क्या 125 सीआरपीसी में जो हक दिया गया है इस जजमेंट के जरिए, वो दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। दिया जाना चाहिए मैं भाई, कह रहा हूं, सुप्रीम वो कोर्ट ने दिया कह दिया, जाना उस चाहिए। पे मैं बट है ही खुद नहीं। कई मुकदमे कर चुका हूँ 125 अरे नासिर अजीज जी, अगर आप इतने मुकदमे कर चुके तो मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो अब इसमें बट तो है ही नहीं। सलाह मशवरा तब होता जब फैसला नहीं आया होता। तो आप अब क्या तो उन्होंने कहना कह दिया चाहते कि हैं, या क्या धर्मनिरपेक्ष कहलवाना चाहते कानून हैं, पे, बताइए। धर्मनिरपेक्ष कानून पे हावी नहीं होने दिया जाएगा 1986 प्रावधान। नाजिया, समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया सीआरपीसी 125 के फेवर में कि ये सभी महिलाओं पे लागू होगा, तो इस हाँ, पे तो वो डिबेट ठीक है, उसको मना कौन कर रहा है? मैं तो खुद कह रहा हूँ। और तो कह उनको रहे हैं ठीक- कि ये धर्मनिरपेक्ष देखिए, कानून पे कोई धार्मिक कानून नहीं लादा जा सकता है। प्रसून शुक्ला जी, जी। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जमायतुल उलमाए हिंद ने, मदनी साहब ने, सबने यह ऐलान किया है कि वो इस पर बैठेंगे और बैठ करके बात करेंगे। इवन और ये लोग नाराजगी पिटीशन डालेंगे, अपर कोर्ट में जाएंगे, दूसरे जजेस के बेंच पर जाएंगे। और कलकत्ता के बड़ी मस्जिद के मौलाना इमाम शफीक साहब ने कहा है कि ये मुसलमान मर्दों के ऊपर ज्यादती हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है। एक औरत जब बीवी रही ही नहीं तो फिर उसको मेंटेनेंस देगा क्यों मुसलमान मर्द। अब आती है दूसरी बात कि संवैधानिक तरीके से और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस जजमेंट को पास किया है और सबको मान लेना चाहिए और बिल्कुल खुशी खुशी मानना चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसी पर्सनल लॉ के कारण से आपको पता है कि ये शरिया के जस्टिफिकेशन पर कितने क्रिमिनल लॉ का वायलेशन हो रहा है। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, प्यूबर्टी हो जाती है 11 साल 12 साल में बच्चियों की, उसका निकाह करवाया जाता है। चाइल्ड मैरिज का वायलेशन हो रहा है। पॉलीगेमी हिंदू करे अगर तो 7 साल की सजा हो जाती है। मुसलमान आराम से इस्लाम के जस्टिफिकेशन और शरिया के जस्टिफिकेशन पर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शरिया कानून ना हम एलएलबी में पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि जो वकील साहब बैठे हैं, क्या आपने शरिया कानून पढ़ा है अपने एलएलबी के सिलेबस में? क्या आपको किताब दी गई थी एलएलबी के सिलेबस में शरिया कानून की? जब बिल्कुल पढ़ा है। ही अगर नहीं लॉयर है, आप मुल्ला की बात मत practicing- कीजिए, मुल्ला की बात मत कीजिए। मैं प्रॉपर अब शरिया आप देखिए, कानून के इस बारे में पैनल में तो मैं बात कर नहीं रही कर सकता। हूँ। क्वालिफाइड हुआ है शरिया कानून, बात कर क्वालिफाइड रही हुआ है, है। मैं आपकी बात ही नहीं कर सकता। जो बात आप कह रही हैं तकरीबन वही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको पॉलिटिसाइज कर रही हैं, इसलिए मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकता। नासिर साहब, देखिए, नाजिया जी जो बात कह रही हैं, ये जो कह रही है ना कि उसको फला साहब मदनी साहब चैलेंज करेंगे और फला करेंगे, तो ये बात इन्हें भी मालूम होनी चाहिए और आपको भी मालूम होनी चाहिए कि जब यहाँ कोई कानून आता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी एक लार्जर बेंच में चैलेंज किया जाता है और किया जाता रहा है। तो अगर कोई अपना ये राइट लेना चाहता है तो मेरा तो केवल मेरा कहना ये है, और मेरा इतना मानना सवाल है, मैं सुन लीजिए कह रहा सवाल हूं। सुन लीजिए नासिर साहब, मेरा तो बस इतना सवाल है, नाजिया इलाही किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इनके अधिकारों के लिए जब इनका परिवार छोड़ देगा, इनका समाज छोड़ देगा, तो ये किसके पास जाएंगी? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी मुस्लिम महिला जो समाज में अकेली खड़ी हो जाए और उसके साथ कोई ना हो, ना उसको आर्थिक मदद देंगे आप, ना उसको सामाजिक मदद देंगे, कहाँ जाएगी वो? हमारा तो सवाल केवल इतना है। और ये हक संविधान में दिया गया है इन महिलाओं को, इनके हक की बात आप नहीं करना चाहते हैं। आप दो तरीके की बातें कह रहे हैं नासिर जी, मेरी बात सुनिए, आप 2 तरीके की बातें कह रहे हैं।
एक तो कह रहे हैं सरिया कानून पे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसलिए कर रहा हूं कि मैं पूरे पर्सनल लॉ को रद्द नहीं कर सकता, न करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक इस केस का, मैं तो कह रहा हूं नासिर साहब क्यों नहीं रद्द करना चाहते हैं आप क्यों नहीं रद्द करना चाहते? इसलिए रद्द नहीं करना चाहते हैं जहाँ मीठा मीठा हो वहाँ गप हो जाए, जहाँ कड़वा कड़वा हो थू हो जाए। शुक्ला जी, मैं नासिर साहब से, आप मेरे से, नाजिया जी कुछ कह रही है। नाजिया जी कुछ कह रही है। यहाँ से ऐसा कानून लागू होता है कि पर्सनल लॉ नहीं लगाया। नाजिया जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। सबको मानना पड़ेगा। अगर इस तरह का आज की बात पर्सनल लॉ बताइए, आप एजुकेशन इससे एक्ट मौजूद है, बहुत दिनों पहले से वो खत्म प्रैक्टिस नहीं कर किया रहे गया हैं, है। आप बहुत बड़े तो आप वकील कैसे हैं, इसको नकार आप मुझे सकते हैं? सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि ये शरिया कानून मुसलमान बलात्कारियों पर क्यों नहीं लागू होता है? मुसलमान मर्डरर पर क्यों नहीं लागू होता है? सब पर होता है। अरे मुसलमान बलात्कारी पर शरिया कानून लागू होता है। पॉलिटिकल बातें कर रही हैं, मैं इसमें करना ही नहीं चाहता। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ। I'm a professional, I'm a lawyer। नाजिया जी मेरी बात सुनिए आप। नाजिया जी वो न्याय अधिकारी नहीं है कि वो फैसला कर सके। और एक चीज तो ठीक है जो आप बात कर रही हैं 100% सही है कि शरिया कानून मुस्लिम मर्दों पे पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। उसका खामियाजा सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं भोग रही हैं और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा पुरुषवादी वर्ग जो अपने बहन बेटियों के मामले में तो चाहता है न्याय, बाकी पूरे समुदाय की महिलाओं के बारे में आंख मूंद कर शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में सर गड़ाए हुए है और अभी भी तमाम तरह की बातें करता है बचाव के लिए, जबकि उसको सीधे सीधे अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने समाज की महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए। अब ये सुधारवादी तो कहां से आएंगे, इस पे अभी फैसला लेना बाकी है। लेकिन नाजिया जी जो बात कह रही हैं उससे साफ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी साफ है कि अब मुस्लिम महिलाएं भी डर नहीं रही हैं, अपने हक हुकूक के लिए अपने समाज से लड़ रही हैं, अपने देश में हक हुकूक की बात करती हैं। और ऐसी महिलाओं को एपीएन चैनल के साथ मैं भी सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं नासिर साहब आपसे कि आप भी समाज में, अपने समाज में सुधार के लिए आगे बढ़िए। अगर पूरी दुनिया में बदलाव की बयार बह रही है तो उससे हिंदुस्तान की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को महरूम मत रखिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप लोग चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।